हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो थी हमारी, ये कोठारी कमीशन पे बेस्ड मेनली कोठारी कमीशन के विचारों को ही इसमें स्वीकारा गया था। उसी के जो विचारों पर विमर्श करने के लिए समिति बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ सुझाव को ना स्वीकारा गया और इस समिति ने अपनी तरह से रिपोर्ट पेश की। ब्रीफली पढ़ते हैं इसके बारे में, आते हैं फर्स्ट पर। तो इस आयोग का हम सामान्य परिचय, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सामान्य परिचय देखें तो पहले मैं आपको बताती हूँ। आयोग 1964 में बना, 1966 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी। ठीक है, कब? 29 जून 1966। ये सब आपको जरूर याद रखनी है, ये तारीखें आप लिंक करके याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के मेनली आपको नंबर मिलते हैं। बाकी सब एक जैसे लिखते नहीं तो सब मॉडल से याद करके, बाकी आपको मॉडल से याद करके नहीं लिखना है। प्लीज़ किताबों से पढ़िए या कहीं और से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, लेकिन आप प्लीज़ मॉडल का मत लिखिएगा, क्योंकि वो सबका एक जैसा होता है और बिल्कुल बेकार लैंग्वेज में होता है। टीचर उससे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होंगे आपके। तो भारत सरकार की 1966 को भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद के सदस्यों की एक समिति बना दी। क्यों बना दी? इस जो आयोग की रिपोर्ट आई है, कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट आई है, इस पर विचार करने के लिए, और एक जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्हें बनानी है उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, और उसके क्रियान्वयन और रूपरेखा, मतलब कैसे वो बनेगी, क्या क्या उसके फॉर्म्स होंगे, उसको तैयार करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1968 में संसद शीतकालीन अधिवेशन समिति ने जो बनाई है, ठीक है, सरकार समिति बनाई थी, संसदीय समिति, उसने अपनी रिपोर्ट दी सरकार को, मतलब शीतकालीन अधिवेशन में संसद में वो प्रस्तुत की गई थी। क्या हुआ? 24 जुलाई 1968, ये डेट याद रखनी है, 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विधिवत घोषणा हुई। 24 जुलाई 1968 को। ओके, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व क्या रहे? पहला तो ये, शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया। जब भी कोई वस्तु या कुछ भी चीज़ होती है राष्ट्रीय महत्व का विषय होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया जाता है। उसके वजह से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, इन सब की भावनाओं का विकास किया जा सकता है। तो बिल्कुल शिक्षा हमारी डिजर्व करती थी इस चीज़ को, तो ये इसमें मिली से। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीय और राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व। अभी तक हमने पढ़ा था उसमें राधाकृष्णन आयोग में भी उन्होंने बताया था कि जो एजुकेशन है इसको समवर्ती सूची रखा जाना चाहिए, मतलब दोनों के कार्य और दायित्व होने चाहिए, केंद्र के भी और राज्य के भी। लेकिन बताया नहीं सही से कि क्या क्या कार्य केंद्र के होने चाहिए, क्या क्या राज्य के होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे बताया गया, केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। जानते हैं क्या क्या कार्य निर्धारित किए गए थे इनके? तो ये जो हमारा केंद्र सरकार के शैक्षिक दायित्व थे, ये क्या थे? ये थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना, केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तो इसका निर्माण करना केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा। और क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना करना, उनका प्रबंध देखना, ये नेशनल लेवल की चीज़ें। और उच्च स्तर का जो मेनली काम रहेगा वो भी यही देखेंगे, कैसा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के स्तर निश्चित करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये सब। और एक ये मानक तैयार करेंगे जिसको राज्य सरकार को फॉलो करना। राज्य सरकार की बात लेते हैं, तो राज्य सरकार को जो केंद्रीय शिक्षा नीति बनी है उसका अनुसरण करना है, उसी के अनुसार अपने राज्य में शिक्षा को नियोजित करना है, वित्त व्यवस्था करनी है, मतलब फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है। ठीक है, ये तो काम है राज्य सरकार का। जो क्या स्वीकार किया गया, बजट का 6% खर्च होना चाहिए एजुकेशन पर, ये मान ली गई बात। अच्छा, अभी इन्होंने 6% खर्च करने की बात कही, तो ये कुछ नहीं, ये भी बन सकता है कि उससे पहले वो कितना रहा था, तो 2.9% ऑफ बजट ही इससे पहले खत्म हुआ। इन्होंने बात की 6% की, अलग नहीं हो पाया, ये अभी तक नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है 6% के बजट का किसी एक मतलब तय करना। संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। 10+2+3 मतलब 10+2 क्या होगा? 12+3 ग्रेजुएशन। तो ये 10th थी, इस लेवल तक के लिए एनसीईआरटी ने अपनी ये पाठ्यचर्या बना दी थी, मतलब मूलभूत तत्व इसमें कि ये होना चाहिए, बुक्स नहीं, एक पाठ्यचर्या, ये सब शामिल होना चाहिए आपके करिकुलम में। एनसीईआरटी का गठन हो चुका है अभी तक। कब हुआ था एनसीईआरटी का गठन? 1961 में। ओके, इन्होंने ये भी कहा कि परास्नातक जो होगा वो 2 वर्ष का हो सकता है, उसको 3 वर्ष का कंपल्सेशन नहीं होगा। और भी क्या देखते हैं, तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। कौन सी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 45 है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 45, उसमें क्या कहा गया है, जो जिन बच्चों की
एज 6 से 14 के बीच में है, उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना और उन्नयन, इसके लिए क्या करना है, हम माध्यमिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर देंगे। माध्यमिक स्तर स्टार्टिंग स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र हमको से बताया क्या था। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, 3 भाषाओं का अध्ययन। कौन कौन सी भाषा? जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ के लिए तो हिंदी, इंग्लिश और भारतीय भाषा। जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ के लिए क्या क्या है? वहाँ के लिए है एक तो उनके यहाँ जो भाषा बोली जा रही है वो, एक हिंदी और एक इंग्लिश। परीक्षा प्रणाली सुधार, इन्होंने कहा कि जो बाह्य परीक्षा स्टार्ट होंगी वो होंगी 10th क्लास से, ठीक है, जिससे बच्चों पर प्रेशर ना पड़े ज़्यादा। शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति, इससे क्या मतलब था कि किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखा जाएगा शिक्षा से, उसके बर्थ के हिसाब से, उसकी जाति के लिए, या फिर वो जहाँ पैदा हुआ है इस चीज़ को लेकर शिक्षा वंचित नहीं देखा जाएगा, सबका अधिकार होगा शिक्षा पर। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल्यांकन, समीक्षा, ये दो आलोचना, ये चीज़ें आए आपके पास। आपको क्या करना होता है? आलोचना जो हम वर्ड सुनते हैं मेनली हम इससे मतलब निकालते हैं, लेकिन आलोचना क्या होती है? गुण दोष दोनों को देख कर चलती है। इसी तरह से मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में भी गुण दोष दोनों देखे जाते हैं। तो हम इसके गुण देखते हैं पहले। तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया, तो जो कि बिल्कुल शिक्षा को मिलनी चाहिए था, और इस क्षेत्र में बजट का 6% व्यय करने की अनुमति मिली, ठीक है। फिर 10+2+3 शिक्षा संरचना को स्वीकृति मिली, जिससे क्या हुआ? जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आई पैटर्न में, हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी। इससे पहले क्या हो रहा था कि कहीं तो 10th के बाद से ही एडमिशन मिल जा रहा था विश्वविद्यालयों में, कहीं पे क्या हो रहा था जहाँ पे +2 था भी उन्होंने अपने अपने तरीके से लागू किया हुआ था। जैसे कहीं पे 11th को जो था, 11th को माध्यमिक शिक्षा का भाग मान लिया गया था और 12th को उच्च शिक्षा में शामिल कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर अलग अलग से 10th क्लास 12th क्लास तक, और फिर +3 क्या है अलग से ग्रेजुएशन। तो ये 15 साल की शिक्षा हो जाती थी, कोई ग्रेजुएशन तक शिक्षा ले रहा है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने पर बल दिया गया। मैंने आपको बताया भी अनुच्छेद 45 के बारे में। क्या था अनुच्छेद 45? अनुच्छेद 45 से हम राज्य नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना राज्य की जिम्मेदारी थी। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा स्तर पर गुणात्मक स्तर पर वितरण दिया गया। एक तो माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए, ऊपर से स्तर में गुणात्मक वृद्धि होनी चाहिए, क्वालिटी बढ़ानी चाहिए उस एजुकेशन की। सबसे बड़ी बात क्या रही कि समान शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने पर बल दिया गया कि सभी के लिए शिक्षा होगी, समानता होगी शिक्षा शैक्षिक अवसरों में। स्कॉलर्स को निकालने की बात कही गई कि अलग से कुछ बच्चों को निकाला जाएगा जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। 10th तक की शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की गई, किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। इससे क्या हुआ? सिलेबस में यूनिफॉर्मिटी आई। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, दोष देख लेते हैं इसके। इस शिक्षा नीति में केंद्र एवं राज्य सरकार के अलग अलग दायित्व तो निर्धारित कर दिए, लेकिन क्या हुआ कि अधिनियम नहीं बताएगा कि क्यों कर सके। इस अधिनियम में लिखा है कि ये राज्य सरकार को करना है, इस अधिनियम में लिखा है कि केंद्र सरकार को ये कार्य करना है। उनके ऊपर प्रेशर कहाँ से आएगा फिर? तो इसलिए उनके अधिनियम बताने चाहिए। आधारभूत पाठ्यचर्या जो थी 10th तक वाली अधिक विस्तृत थी, बहुत ज़्यादा बोझिल पाठ्यचर्या थी। हम भी देखते हैं अभी भी एक सब्जेक्ट होता है SST, कितना ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट होता है और सब लोग उससे थक जाते हैं, और पहले वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी स्टूडेंट्स को उससे। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र भी दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण? भाई हम किसी और देश की भाषा पर डिपेंड क्यों रहे? जैसे जापान है वो अपनी ही भाषा में बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, चाइना है वो अपनी ही भाषा में एजुकेशन दे रहा है। इस तरह से हमें भी अपनी ही भाषा में एजुकेशन देनी चाहिए। उच्च शिक्षा के द्वार सभी जो 12th पास थे ना उनके लिए खोल दिए गए। सिर्फ 12th पास किया होना चाहिए बच्चा और उसको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इस कारण क्या जहाँ समय का गया, जो लोग इस योग्य नहीं थे कि उच्च शिक्षा लें वो भी उच्च शिक्षा लेने लगे। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है आलोचना होती ही है, क्योंकि अगर ये ऐसा कर देते कि सिलेक्टेड छात्रों को लेते तो इनके लिए कहा जाता उच्च शिक्षा प्रचार बंद कर दिया। अब इन्होंने कह दिया कि ठीक है चले जाओ सब लोग, तो क्या हुआ कि अनुशासनहीनता बढ़ गई और धन और समय का अपव्यय हुआ। अब हम कहेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, छवि अपने इसके प्रभाव भी देखने हैं। मैंने इसमें लिखे नहीं, लेकिन आप सुनिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो है ये देश की पहली शिक्षा नीति है, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है। संपूर्ण देश के लिए शिक्षा नीति की घोषणा की इसमें।
ये जो नीति है इसका सर्वप्रथम क्या प्रभाव रहा कि केंद्रीय और राज्य शिक्षा में के बजटों में बढ़ोतरी हो गई। दूसरा ये पढ़ा कि 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकृति मिल गई। फिर क्या हुआ, NCERT ने पहले 10 वर्षीय शिक्षा के आधारभूत पाठ्यचर्या का निर्माण किया। ठीक है, और जो कुछ प्रांत थे उनमें +2 पाठ्यचर्या, व्यावसायिक पाठ्यचर्या भी शुरू की गई, लेकिन ये क्या हुआ, असफल हो गई। 1969 में NSS की स्थापना हुई। NSS की शुरुआत की गई विश्वविद्यालय में, कब, 1969 में। ये इसका एक प्रभाव रहा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका आता है 16 मार्क्स के लिए, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को कितना लंबा लिख रहे हैं, मैटर करता है कि कितनी इंप्रेसिव वे में लिख रहे हैं आप इसको। आप क्या कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए आया है तो पहले आप 5-6 कोठारी आयोग के पॉइंट दीजिएगा कि कोठारी आयोग है ना, कोठारी आयोग को सभी शिक्षा के पहलू पर विचार देना था। अध्यक्ष DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी सर थे जो UGC के अध्यक्ष थे। सचिव JP नायक सर थे, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब पेश कर दी, मतलब पेश करी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट, दी थी 23 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसी फिर आप उसमें बढ़ाइएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, कि जब इन रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद रिपोर्ट आई, किसके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई, भारत सरकार ने संसदीय समिति बनाई, रिपोर्ट पर विचार करने की समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद से आपकी ये बन गई शिक्षा नीति। तो आप इसमें 2 पेज कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको लिखोती नहीं करनी है, इन दोनों में लिखने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आप जैसे 1 पेज में भी काम चला सकते हैं। फिर आपको क्या लिखने हैं, मूल तत्व लिखने हैं। मूल तत्वों की बात आती है तो मूल तत्व ये जो इसमें स्वीकार किया गया, जो मैंने आपको भी बताए हैं, वो आप सब लोग लिख दीजिएगा पॉइंट से। अच्छा, इसमें मैंने उस तरह से नहीं बताया जैसे हम हर बार अलग अलग करते थे कि इस टॉपिक में ये, अगर आपके कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं विचार, जैसे हम बात करें कोठारी कमीशन की, तो आप इस तरह का एक ग्राफ बना दीजिएगा। इसमें आप लिखिएगा कि प्रशासन संबंधी, ठीक है, वित्त संबंधी, शिक्षण संबंधी, शिक्षक संबंधी, उच्च शिक्षा संबंधी, और यहाँ पर अन्य सुझाव। अन्य सुझाव को क्या कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा अच्छे से, उसे अलग पेन से लिखिएगा, किसी मोटे पेन से, यहाँ के आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप कोठारी और ये नीति का सामने परीक्षा दे रहे होंगे, कॉलम बना लीजिएगा 2 इस तरह से, ठीक है। इसमें लिखिएगा कोठारी कमीशन, इसमें लिखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिससे ये क्या दर्शाएगी कि ये कोठारी कमीशन से ही आई हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपसे पूछी होती तो एक और कॉलम बन जाता, 92 वाली पूछी होती तो एक और कॉलम बन जाता, ठीक है। इस तरह से लिंक करना चाहिए आपको इसे। ये क्या होता है, बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, आप कोई भी फिगर या डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपने आंसर पे तो बहुत अच्छा लगता है। आपने अब इतना लिख दिया, मूल तत्व आप इनको लिखिए एक एक करके, उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। मूल्यांकन लिखिएगा, मूल्यांकन में आप क्या थोड़े से बताइएगा इसके बारे में कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, थोड़ा सा। फिर उसके बाद आप शुरू कर लीजिएगा, फिर दोष, फिर प्रभाव या निष्कर्ष के रूप में गाइडलाइन दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन जो है ये खत्म हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लिए, तो आपको क्या करना है, 4 मार्क्स में मेनली आता है मूल्यांकन करने के लिए। मूल्यांकन नहीं, मेनली क्या मतलब ज़्यादातर आता है, अगर आपको ऐसे आए परीक्षा तो आपको लिख सकते हैं हेडिंग स्टार डाल के। मान लो मूल्यांकन के लिए आया है, मूल्यांकन में आप वही कीजिएगा, थोड़ा सा समझा दीजिएगा जो हमने यहाँ से किया है, थोड़ा सा समझा दिया, गुण लिख दिए, बस थोड़े कम लिखिएगा उसमें, यहाँ ज़्यादा लिख सकते हैं। प्रभाव लिख दिया, निष्कर्ष लिख दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज पूरे क्वेश्चन में लगाने हैं आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, लेकिन जो भी लिखिएगा वो अच्छा लिखिएगा। अभी यहाँ पर हमने 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया अगर मूल्यांकन आता है तो। लेकिन अगर ऐसे ही पूछता है कि उसका प्रकाश चाहिए तो क्या करना, मेन में DS कोठारी और एक संसदीय समिति बनी, शिक्षाकारी नवीनीकरण में रिपोर्ट दी, हाईलाइट कीजिएगा उसके पॉइंट को, ठीक है, जो उसकी मेन बात है उसको हाईलाइट करके फिर चलिए सीधे मूल तत्व डाल देना, मूल तत्व लिख देना, तो बस आपका उतने में काम बन जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वीडियो इस पर भी कि अपने आंसर को कैसे इंप्रेसिव वे में लिखा जाता है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2-3 दिन का। तो अभी हम चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी हमने कौन सी वीडियो देखी है, ये क्या टॉपिक पढ़ा है, हमने पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसके बाद में 1968, इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।